नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी विषय के बारे में पुनरावर्तन करेंगे और व्याकरण इस विभाग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, व्याकरण विभाग हिंदी विषय में कुल 14 अंकों का है और इन 14 अंकों को इतनी अच्छी तरह से रिवाइज करें कि हमें पूरे में से पूरे अंक मिलने चाहिए। इसके लिए हमें एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझना होगा। तो आइए देखते हैं कि व्याकरण विभाग में पहला प्रश्न कौन सा है। ठीक है, तो व्याकरण विभाग का जो पहला प्रश्न है वो है शब्द के भेद, जो कि 1 अंक का आता है। ठीक है, और आपको बता दूं कि व्याकरण विभाग का ये पहला प्रश्न, जिसका 3 उत्तर पहले से निश्चित है। आपके प्रश्न का उत्तर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण यह हो सकता है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कैसे, देखते हैं। हमने पहले भी पिछली कक्षा में शब्द के भेद के बारे में पढ़ा है। ये सब चीजें आपने पहले भी समझी हैं कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद क्या हैं। शब्द के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के भी 4 भेद हैं और अविकारी के 4 भेद हैं। लेकिन हमारा जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर विकारी शब्द का यह जो पहला संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, यही इसका उत्तर है। ठीक है, तो जब हम विकारी शब्द को पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, और यह भी आपको बता दूं कि संज्ञा शब्द के 5 भेद दिए गए, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जब हम पढ़ते हैं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर, इसके भेद लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हमें यह देखना है कि परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें। अब प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखिए। अब अधोरेखांकित का अर्थ हुआ अंडरलाइन। अब यहाँ देखिए, पहला प्रश्न, गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें अधोरेखांकित शब्द क्या है? हिमालय। और हम सबको पता है शब्द का भेद कौन सा है? हिमालय नाम है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है? हिमालय डैश संज्ञा। यानी आपको केवल उत्तर में इतना ही लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर सच्चाई, यह भी संज्ञा है, यह भाववाचक संज्ञा, लेकिन हमको भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये प्रश्न है, गुलाब का फूल सुंदर होता है। सुंदर, गुलाब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। सुंदर क्या हुआ? विशेषण। इस तरह से हमारा 1 अंक का प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, प्रश्न नहीं लिखना है, केवल उत्तर ही लिखना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा हमारा प्रश्न है अव्यय। हमने पिछली कक्षाओं में शब्द के भेद में विकारी और अविकारी शब्द पढ़े हैं। तो जो अविकारी शब्द है उसी को कहा जाता है अव्यय। अविकारी का अर्थ क्या होता है? जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए कौन कौन से हैं वो शब्द? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। लेकिन अब हमें यह देखना है कि अविकारी शब्द का प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में आता है, क्योंकि हमें पहचानना नहीं है, केवल वाक्य में प्रयोग करना। तो अब देखिए, सुरेश कल पढ़ेगा, यानी जब हम किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से संज्ञा के आधार पर, कर्ता के आधार पर उस वाक्य में परिवर्तन होगा। अगर सुरेश की जगह अगर संगीता होगी तो यहाँ पर पढ़ेगा का क्या हो जाएगा? पढ़ेगी। यानी अव्यय वही है लेकिन वाक्य बदल जाएगा। इसलिए इसमें ध्यान क्या देना है? ध्यान यह देना है कि वाक्य बनाते समय वाक्य सही हो। आपका अव्यय का उपयोग तो होगा, साथ ही साथ वाक्य भी सही होगा। अब जैसे के पास, तो यहाँ पर लड़के के पास पुस्तकें हैं। ठीक है, लेकिन अगर लड़कों बहुवचन अगर आता है तो वहां क्या लिखेंगे हम? लड़कों के पास पुस्तकें होंगी। ठीक है, इस तरह से आप अपने वाक्य को अकॉर्डिंगली बदलते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें डिटेल दिया हुआ है, इसमें हमें समझने की जरूरत है कि ये अव्यय शब्द हैं। आजकल, अचानक, सहसा, हमेशा, चुपचाप, लगातार, तुरंत, फौरन, धीरे धीरे, कभी कभी, बिल्कुल, बाहर, नीचे। अब आपको एग्जाम में जो प्रश्न आएगा हमें उस पर ध्यान देना है। यह हमने 8वीं, 9वीं, 10वीं तीनों कक्षा में पढ़ा है, लेकिन इसका उत्तर कैसे लिखना है ये देखिए। ठीक है, आपको वाक्य क्या दिया गया है बनाने के लिए? अचानक। अब इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। आपने वाक्य में प्रयोग क्या किया? मेरा दोस्त अचानक बदल गया। यानी यहां पर आपको उत्तर लिखते समय पूरा वाक्य लिखना होगा और जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न है के सामने।
इस अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस अव्यय का वाक्य में प्रयोग करते समय क्या लिखेंगे? भारतीय सेना के सामने चीन पराजित हो गया, और उत्तर को अधोरेखांकित करना है। तो इस प्रकार से आपका एक ही मार्क का प्रश्न है, इसलिए इसको बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद का तीसरा प्रश्न होगा आपका, वह भी 1 अंक का है, और वो है संधि। संधि पढ़ते समय हमें बहुत कठिनाई होती है बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न पर आकर रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि अब ये प्रश्न को अटेम्प्ट ही नहीं करना है, जबकि ये बहुत ही आसान है। ठीक है, ये देखिए, ये संधि, इसमें आपको यह प्रश्न में 2 उत्तर लिखने होते हैं आधे आधे अंक के लिए, वह भी 1 अंक का प्रश्न है। अब देखिए संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, यानी जब हम 2 शब्दों को जोड़ेंगे और उसमें कुछ परिवर्तन होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? संधि। ठीक, अब जैसे हिमालय, हिम और आलय, तो क्या शब्द बना? हिमालय। दया और आनंद, दोनों को जोड़ने के बाद दयानंद बना। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि अब ये संधि पढ़ते समय हमको ये देखना है कि संधि के भेद कितने हैं और संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, मुख्य यही विषय है। तो संधि के प्रकार हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग के बारे में हमें पहले से पता है। ठीक है, अब स्वर संधि को, अब देखिए खाली इतने ही शब्दों में आपको दिखा दिया है कि इस संधि की परिभाषा क्या है। ठीक है, स्वर और स्वर, यानी जब धन निशान के अगल बगल हम देखेंगे स्वर दोनों तरफ है तो वो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। व्यंजन संधि कब होगा? जब एक तरफ स्वर होगी और दूसरी तरफ व्यंजन होगा, दोनों के योग जब होंगे तो वहां पर होगा व्यंजन संधि, या दोनों तरफ व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि। विसर्ग यानी अनुस्वार, ये जो आपका विसर्ग का चिन्ह है, विसर्ग के साथ स्वर हो या व्यंजन, वो क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको अगर संधि के प्रश्न को हल करना है तो कम से कम इस चार्ट को आपको याद करना होगा। इसमें कुछ नियम दिए गए, जैसे अ और अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ। ई और ई, छोटी दोनों जोड़ेंगे तो बड़ी बनेगी, छोटा ऊ दोनों जोड़ेगा तो, उसका उदाहरण देखिए, देव और आलय, अ और आ जुड़ा तो आ बना। ठीक है, यहाँ छोटी रवि और छोटी इंद्र, छोटी और छोटी मिलकर क्या बना? यहाँ पर बड़ी, तो रविंद्र। ठीक है, उसी तरह से भानुदय, दोनों तरफ छोटा ऊ है, यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ पर भी छोटा ऊ, और अंत में जो उत्तर आए वो क्या पड़ा? बड़ा ऊ। ठीक, तो नियम के अनुसार आपको कुछ शब्दों को याद करना पड़ेगा, नियम को याद करना पड़ेगा, और उसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे, बिल्कुल कठिन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे प्रकार दिए गए, ये हमको इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली क्या करना है हमको? ये जो नियम वाला चार्ट है इसको खाली याद कर लेना है। ठीक, ये हो गया आपका स्वर संधि। अब इसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भी देखिए कुछ नियम यहाँ पर भी बाहर करने पड़ेंगे, जैसे क च ट त ट प, स्वर, उसके साथ अगर स्वर जुड़ता है तो उसी लाइन का जो तीसरा या चौथा वर्ड है वो बन जाएगा तीसरा वर्ड। ये नियम के अनुसार देखिए, क जो है वो व्यंजन है। ठीक, और साथ में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? व्यंजन, दोनों तरफ व्यंजन है, और साथ में जब क के साथ ग जुड़ेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, क के साथ ये ग कौन सा अक्षर है? क ख ग, तीसरा अक्षर है, तो क के साथ तीसरा अक्षर जुड़ेगा तो कौन सा वर्ण बनेगा? वो ग ही बनेगा। दिक प्लस गज बना तो क्या बना? दिग्गज। ठीक है, तो यह आपको नियम के साथ उसको याद करना होगा। अब देखिए च जो है वो पहला लेटर है, च वर्ग का पहला अक्षर है, च, अच और आदि। अब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा है तो इसका जब योग बनेगा तो क्या बना? देखिए च और अ का क्या बना? ज। नियम देखिए, नियम क्या कहता है कि च के साथ कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण जुड़ा तो कौन सा वर्ण बनेगा? तीसरा, च छ ज, यानी वो क्या बना? ज, तो अचादी, अजादी बन गया। ठीक है, इसी तरह से ये आपको पूरा चार्ट याद करना होगा। ठीक, और ये बहुत कठिन नहीं है, अगर आपने हर एक प्रकार का 10-10 शब्दों की भी तैयारी कर ली तो आप परीक्षा में आराम से उस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब विसर्ग के साथ का ओ होना, अब विसर्ग के साथ अ जुड़ेगा तो ओ हो जाएगा, नियम है। विसर्ग का र होना, विसर्ग के साथ फिर से यहाँ पर धन जुड़ा, विसर्ग है और यहाँ पे धन है, तो ये जो विसर्ग है उसका र हो जाएगा, तो यानी ये नियम है, बिना नियम के कुछ भी नहीं होता। आप ठीक है, तो इसको भी आप उस तरह से तैयार कर ले। यहाँ देखिए परीक्षा में सही उत्तर लिखने का नियम क्या है? देखिए संधि, संधि विच्छेद और संधि के प्रकार। आपको परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने? 2, और उसमें से हमको कोई एक करना होता है। आपको ये वाला कॉलम हमेशा खाली होगा और इसमें से कोई एक खाली होगा। ठीक,
इसमें से कोई एक दिया होगा, यानी पहली लाइन में आपको केवल एक जगह पर प्रश्न दिए होंगे और दो जगह आपको भरने हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दुह प्लस दिन लिखा है, तो दुह प्लस दिन हम याद करें अगर विसर्ग वाला नियम, तो हमको याद आएगा कि वो विसर्ग दिख रहा है, हमें विसर्ग पहले से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम पहले लिख सकते हैं, हमारा आधा नंबर वही मिल गया कि विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि दिखा, विसर्ग दिखाई दिया तो हम विसर्ग संधि लिख दे, वहां हमारा आधा अंक मिल गया। अब अगर हम इसको जोड़े कि कौन सा शब्द बनता है, तो दुह प्लस दिन, तो कौन सा शब्द बन रहा है, दुर्दिन, और ये आपका आधा अंक, यानी पूरे एक अंक प्राप्त हो गए। उसी तरह से दूसरा, अब अगर समझो आपको ये कठिन लग रहा है तो आपको एक और ऑप्शन दिया गया, तो दो प्रश्न आते हैं, उसमें से हमको एक ही करना होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ सूर्योदय दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि सूर्योदय शब्द में दो अलग अलग शब्द जुड़े हैं क्या, जुड़े हैं, एक सूर्य जुड़ा है और एक उदय जुड़ा है, तो हमारा उत्तर तो हमको मिल ही गया, तो सूर्य लिख दें प्लस उदय। हमेशा ध्यान रखें जब भी हम संधि विच्छेद करें तो ये ध्यान में रखें कि दोनों शब्दों का अर्थ होगा। अगर उस शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है, जैसे सूर्य का अर्थ है हमको पता है रवि, उदय का अर्थ हमें उगना, तो दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, तभी वो हमारा संधि विच्छेद सही होगा। और इसको अब यहाँ देखिए, यह के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, स्वर, यह में स्वर ऑलरेडी अ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ स्वर है और उ पहले से स्वर है, तो दोनों प्लस की दोनों तरफ स्वर रहा तो कौन सी संधि कहलाएगी, स्वर संधि। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। अगर जैसे मैंने यहाँ पर 5-6 उदाहरण दिए, अगर आपने 10-15 उदाहरणों की प्रैक्टिस कर ली तो आपको यह एक अंक लेने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब हम अगले इसकी तरफ चलते हैं। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे जो है सहायक क्रिया। ये देखिए, किसी भी काम को, किसी भी क्रिया का अर्थ काम करना या काम होता है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है, क्रिया किसी कार्य को पूरा करने का कार्य करती है। तो जो वाक्य होता है, उस वाक्य में जब दो क्रियाएं हो और उसमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। ठीक है, उदाहरण था, अब देखिए सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में कैसा पूछा जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। ध्यान दीजिएगा कि क्रिया भी पहचाननी है, सहायक क्रिया भी पहचाननी है और उसका मूल रूप भी लिखना है, दोनों के लिए आधा आधा अंक निर्धारित किया गया है। तो पहला प्रश्न है, समय आने पर फिर बन जाएगा। ठीक है, अब इस वाक्य में दो क्रियाएं हमें पहचाननी है, तो दो क्रियाएं कौन सी हैं, बनना और जाना। ठीक, तो इसमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें क्या ढूंढना है, सहायक क्रिया। तो जो दूसरी क्रिया होगी वही हमारी सहायक क्रिया यानी जाएगा। ठीक, तो इस तरह से टेबल बनाना होगा और जाएगा हमारा उत्तर हो गया। ठीक, ये हो गई हमारी सहायक क्रिया। लेकिन इसकी मूल क्रिया क्या होगी, जब हम किसी क्रिया में ना जोड़ दें अंत में तो हमारी मूल क्रिया बन जाती है। तो जाएगा के साथ जोड़ देंगे हम लोग जाना, ना जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगी मूल क्रिया। तो हमें यहाँ पर आधा अंक मिलेगा और आधा अंक यहाँ। उसी तरह से आगे, वे गरीबों में फल बांटते रहे, बांटना और रहना दो क्रिया है, तो दूसरी क्रिया कौन सी है, रहना। तो रहे सहायक क्रिया और उसके साथ ना जोड़ दिया तो हो गई सहायक क्रिया और मूल क्रिया। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से एक अंक बोर्ड की परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया भी परीक्षा में एक अंक के लिए आता है। यह प्रश्न भी बहुत सरल, आसानी से बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्रिया, जब कोई कार्य किया जाता है तो मूल क्रिया होती है, और जब उस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक, और जब वही प्रेरणा दूसरी बार होती है तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाता है। ठीक है, अब उसके नियम क्या है, मूल धातु के अंत में आ जोड़ना है किसके लिए, प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए वा जोड़ना है, और अंत में वा ना तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए प्रश्न, जब हम परीक्षा में जब जिस तरह से प्रश्न पूछा जाए, निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए, और प्रश्न है यहाँ पर क्रियाएं दी जाएंगी और यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पर भी आपको दो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे जिसमें से हमें एक ही सॉल्व करना है। तो क्रिया है फैलना, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या जोड़ना है, आ जोड़ना है, तो फैलाना, यहां पर बनेगा फैलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में फैलवाना, यानी यह हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगी। उसी तरह से लिखना, लिखाना, लिखवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। अब प्रेरणार्थक क्रिया का प्रश्न हल करते समय बच्चों द्वारा की जाने वाली जो गलतियां हैं वो है इसकी वर्तनी। जब उत्तर लिखते हैं बच्चे तो वर्तनी लिखने में गलतियां करते हैं। अब जैसे देखिए, फैलना, फैलाना, फैलवाना, ये तो ठीक है। अब यहाँ लिखना, लिखाना, लिखवाना, लिखाना लिखते समय
कभी कभी लिखना हो जाता है ना। तो इस चीज का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। खाना के बाद यहाँ पर क्या है, खिलाना। तो खिलाना में पहली ही आएगी और खिलवाना इसमें भी पहली है। अब यहाँ मूल क्रिया है लूटना, बड़ा ऊ लगा है। जब हम प्रथम प्रश्नार्थक में बदलेंगे तो यह छोटा ऊ हो जाएगा, लुटाना, और यहाँ पर भी लुटवाना। तो इस तरह थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा अंक नहीं कटेगा। ठीक है। भीगना, भिगाना, अब देखिए बड़ी है, यहाँ पर छोटी हो गई, यहाँ पर भी छोटी हो गई। तो यह चीज का ध्यान अगर हमने दिया तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। जो छठा प्रश्न है वो है मुहावरे। अब मुहावरे में दो ऑप्शन होते हैं, पहला प्रश्न अथवा दूसरा प्रश्न, यानी दोनों प्रश्न मुहावरे के हैं। इसमें हमें अवसर होता है कि हम पहला अटेम्प्ट करें या दूसरा। ठीक है। अब देखिए ये जो पहला प्रश्न है जिसको कि हम पारंपरिक रूप से 5वीं से शुरू करते हुए आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में भी। तो ये प्रश्न सीधा सीधा है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न शेखी बघारना, उसका अर्थ लिख दिया, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। और जब हम वाक्य बनाएंगे, जहां पर बच्चे गलती करते हैं, वाक्य बनाते समय मुहावरा ही वाक्य में आना चाहिए। सभी अपराधी अपने अपराधों की शेखी बघारते हैं, यानी अर्थ को कभी भी वाक्य में उपयोग न करें। ठीक। अब देखिए इसके साथ या तो ये वाला प्रश्न आप करें अगर आपको आसान लगता है, नहीं तो अथवा दूसरा प्रश्न है, परीक्षा में अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यानी आपको प्रश्न और उत्तर दोनों दिया है, बस खाली दोनों को मिलाकर एक सही वाक्य बनाना है। प्रश्न है बोलबाला होना, दो मिलाना, ये ब्रैकेट में आपके मुहावरे दिए गए। सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। अब इस वाक्य के साथ कौन सा मुहावरा मैच करता है ये हमने पता करना है कि सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा, यानी यहाँ पर बोलबाला करता हुआ हाजिर तो नहीं होगा, तो कैसे होगा, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। तो वाक्य क्या बना, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने चेंज क्या किया, यहाँ पर लिखा है दुम हिलाना। कभी कभी वाक्य प्रयोग करते समय बच्चे क्या करते हैं कि दुम हिलाना हाजिर हो जाएगा, यानी आपने अगर वाक्य में परिवर्तन नहीं किया, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप वाक्य बनाओगे तो आपको आसानी से वो अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न है कारक। कारक भी हम 8वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं और आसानी से इसके 1 अंक हमें प्राप्त करने हैं। तो हमें एक छोटा सा टेबल याद करना होगा, और जो कि आपके विद्यालय में उसे याद भी कराया गया होगा, लेकिन हमें उसे रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है। तो हमें पता है कि कारक के कुल 8 भेद हैं और उसकी विभक्तियों को हमें याद करना है। हमने वर्ग में कर्ता ने कर्म को करण से इस टेबल को याद किया हुआ है। अब प्रश्न परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। यानी वाक्य दिया होगा, हमें कारक पहचानना है और उसका भेद बताना है। ठीक है। तो इस चार्ट में जो एक समस्या आती है उसको मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि बच्चे जो गलती करते हैं, करण कारक से और यहां पर भी अपादान कारक में से, दोनों में से आ रहा है, तो हम कैसे पहचाने कि ये कौन सा कारक है। तो यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, के द्वारा। जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है तब वहां पर आएगा करण कारक। लेकिन जब से लगा है और उसका अर्थ ये होता है कि वह चीज या वह व्यक्ति किसी स्थान से अलग हो रहा है, तब हम क्या लिखेंगे, अपादान कारक। अब इसको समझने के लिए हम उदाहरण कहते हैं कि प्रश्न है सुरेश मुंबई से दिल्ली आ रहा है। अब इस वाक्य में कारक कौन सा है, पहले हम कारक शब्द पहचान लें। इसमें से हमें पता चला कि से जो है वो कारक है, तो से कारक है। अब हम कहां से, देखिए सुरेश मुंबई से दिल्ली आ रहा है, मुंबई से अलग होकर कहां जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो जब अलग होने का अर्थ आएगा तो हमें क्या लिखना है, अपादान कारक। अब इसी प्रश्न को हम सीधे चौथे नंबर पे आते हैं। हम नाक से सांस लेते हैं, यहां पर भी से है, तो यहां पर भी से है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, हम नाक से सांस लेते हैं मतलब नाक के द्वारा सांस लेते हैं, और यह अर्थ जब आएगा तो यहाँ पर आएगा करण कारक। ठीक है। और बाकी सब चीजें तो आपको आसानी से हमने जो ऊपर टेबल देखा उसमें से याद करेंगे तो वहां से हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। में जो है वो अधिकरण कारक है और अरे जो है वो संबोधन कारक है। ठीक है। तो इस प्रकार ये कारक का प्रश्न आसानी से हल किया जा सकता है। हमारा 8वां जो प्रश्न है वो है विराम चिन्ह, अर्थात वाक्य दिया होगा और उसमें हमें विभिन्न विराम चिन्हों का उपयोग करके उस वाक्य को फिर से लिखना है। ठीक। यह भी प्रश्न परीक्षा में केवल 1 अंकों के लिए आता है। हाँ? और बहुत सारे विराम चिन्ह
हमें पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अल्प विराम, अर्ध विराम यानी कॉमा, सेमीकोलन, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और कोष्ठक, और साथ ही साथ अवतरण चिन्ह, ठीक, योजक चिन्ह और विवरण चिन्ह। यानी परीक्षा में ज्यादातर आपको ये दो प्रश्न आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इसके ऊपर के जो 8 विराम चिन्ह हैं बार बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिसका उत्तर बच्चे आसानी से लिख भी लेते हैं। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अब देखिए परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ठीक है, वाक्य है मैंने कराते हुए पूछा मैं कहाँ हूं। यानी जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, डबल इनवर्टेड कॉमा में। मैंने कराते हुए पूछा डैश मैं कहाँ हूं, और प्रश्न पूछ रहा है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह और साथ ही साथ डबल इनवर्टेड कॉमा। तो इस तरह से हमें विराम चिन्ह लगाना है। हमेशा ध्यान दें कि कम से कम 2 विराम चिन्हों का इस्तेमाल करने के लिए एक वाक्य में आएगा और आपको 2 ऑप्शन में से कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। हम अपने परिचितों मित्रों को उपहार देते हैं। अब देखिए रिपीटेशन ऑफ वर्ड जब आता है, परिचित और मित्र दोनों संबंधियों के बारे में बात हो रही तो ऐसी जगह पर हमें अल्प विराम या कॉमा लगेगा। ठीक, और इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम नहीं दिया गया है तो पूर्ण विराम हमें लगाना है। यानी 2 चिन्हों का उपयोग करेंगे, आधा आधा अंक और पूरे 1 अंक के लिए विराम चिन्ह का प्रश्न समाप्त होता है। व्याकरण विभाग का 9वां प्रश्न देखेंगे जो है काल परिवर्तन। यह प्रश्न भी बच्चों को 2 अंक के लिए आता है। यानी व्याकरण विभाग में सारे प्रश्न लगभग 1 अंक के हैं, लेकिन ये काल परिवर्तन जो है वो 2 अंक के लिए परीक्षा में आता है, जिसको आसानी से बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें थोड़ा सा अध्ययन की आवश्यकता होगी। देखिए जैसे कि हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है, काल के मुख्य 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल हमें पता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट, भूतकाल और भविष्य काल यानी फ्यूचर। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इस चार्ट पर विशेष गौर करना पड़ेगा। छोटे से हल्के से नियम है जिसको अगर आपने ध्यान दिया तो इसके बाद हम किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। वर्तमान काल में 3 काल के भेद दिए गए हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह से भूतकाल में सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, और भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल। अब नियम क्या कहता है सामान्य वर्तमान काल का कि क्रिया के साथ ता तेती जोड़े और वर्तमान काल की सहायक क्रिया जो है अगर जोड़ देते हैं तो वह बनता है सामान्य वर्तमान काल। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या दिया है, रमेश जाता है, यानी रमेश संज्ञा और जाना क्रिया के साथ क्या जुड़ा है, ता। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ ता जुड़ा हो और साथ ही साथ सहायक क्रिया है जुड़ी हो तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है, कौन सा वाक्य कहलाता है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, उसी तरह से अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ रहा, रही, रहे के साथ हूं और है जुड़ा हो तो वह कौन सा काल कहलाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। रमेश जा रहा है। इस प्रकार आप किसी भी वाक्य में नियम को ध्यान में रखकर उसका परिवर्तन कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ क्या जोड़ना है, आ ए ई, और उसके साथ है और हूं जोड़ दें तो हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, उसी तरह से भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में क्रिया के साथ आ ई और ए जोड़ा गया है, और ध्यान रखना कि सामान्य भूतकाल में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती है। गलती बच्चे यही करते हैं कि सामान्य भूतकाल में वाक्य परिवर्तन करने के बाद अंत में था लगा देते हैं, क्योंकि उनको याद है कि था भूतकाल में था सहायक क्रिया लगाई जाती है, और वहीं पर उनका उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, अब सामान्य भूतकाल में रमेश गया, अर्थात क्रिया के साथ ही वाक्य क्या होना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक, अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ क्या जुड़ेगा, सेम उसी तरह से रहा, रहे, रही के साथ था, थी, थे, जो कि भूतकाल की सहायक क्रिया है। तो वाक्य क्या बना, रमेश जा रहा था। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ आ ई ए के साथ था, थी, थे जुड़ेगा और इसका वाक्य जब परिवर्तन किया जाएगा तो रमेश गया था। इस प्रकार वाक्य आप बदल सकते हैं। और आखिरी जो है वो सबसे सरल और आसान है, जिसमें कि सभी बच्चे बहुत आसानी से इसका उत्तर लिखते हैं, वो है सामान्य भविष्य काल। अब रमेश गया था के बाद जब उसका परिवर्तन हम भविष्य काल में करेंगे तो रमेश जाएगा, क्रिया के साथ गा गे गी जुड़ जाएगा। अब ये आप पूछेंगे कि ये इतने सारे गा गे गी क्यों है, क्योंकि वचन के अनुसार गे हो जाएगा और अगर स्त्रीलिंग है तो जाएगी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस चार्ट को
अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और ये 2 अंकों के लिए आता है, इसलिए बहुत महत्व रखता है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब ये ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पहचानना नहीं है, वाक्य को बदलना है। और वाक्य को बदलने के लिए नियम को याद रखना पड़ेगा। सातों तारे मंद पड़ गए, पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। तो नियम क्या है कि क्रिया के साथ आ ए ई जुड़ेगा और साथ में है जुड़ेगा। तो सातों तारे मंद पड़ गए हैं, यह आपका उत्तर। दूसरा प्रश्न है, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो गई। अब देखिए यहां पर स्त्रीलिंग है, अपूर्ण भूतकाल में। अपूर्ण का मतलब है कि वाक्य के साथ रहा, रही, रहे जुड़ेगा। तो रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, तो हमने था थी थे पढ़ा था, तो उसमें से यहां पर लगेगा थी। इस प्रकार से आपका वाक्य का परिवर्तन हो गया। अब भविष्य काल, जैसे मैंने बताया हम विद्यालय जाते हैं, तो इसका उत्तर क्या आएगा, हम विद्यालय जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप काल परिवर्तन के प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। और अगर आप जल्दी जल्दी इन प्रश्नों का पुनरावर्तन करके रखेंगे तो परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हमारा अगला विषय है वाक्य के भेद। और वाक्य के भेद में भी दो प्रश्न हैं। और पहला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचानना, और दूसरा प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य का परिवर्तन करना। तो वाक्य का भी अंक जो है वो 2 है, जैसे हमने काल परिवर्तन में देखा, लेकिन इसके 2 अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 अंक के लिए है। अब देखिए वाक्य के प्रकार, वाक्य के मुख्य 2 भेद हैं, रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और संदेहवाचक। तो ये ध्यान में रखना है कि ये पहचानने के लिए आएगा और अर्थ के आधार पर जो प्रश्न है वो परिवर्तन करने के लिए आएगा। अब देखिए सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, जिसमें कि एक सरल वाक्य होगा और उसके साथ कोई उपवाक्य नहीं होगा। इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। उदाहरण, आयुष पढ़ रहा है, कार्य करने वाला भी एक है और कार्य भी एक हो, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य। तो इसको सिर्फ पहचानना है और बस उत्तर में लिख देना है सरल वाक्य। उसी तरह संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं और वह एक समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होता है। संयुक्त वाक्य को जब हम अलग करते हैं तो वह पूरी तरह से दोनों वाक्य को पूर्ण वाक्य के रूप में पढ़ सकते हैं। उदाहरण था जैसे वे घर आए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। वे घर आए हैं एक पूरा वाक्य है और दूसरा है थोड़ी देर ही रुकेंगे, ये भी पूरा वाक्य है। इसको जोड़ने के लिए किंतु का समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में भी 2 वाक्य होते हैं, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इनको आप अलग नहीं कर सकते। उदाहरण था, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, यानी परिश्रम करता सफल हो जाता। 2 वाक्य तो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक वाक्य को आप सीधे सीधे अलग नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको कहते हैं मिश्र वाक्य। अब उदाहरण देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। यानी मैंने बताया कि आप जब उत्तर लिखने जाएंगे तो सिर्फ वाक्य का भेद लिखना है, प्रश्न को वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर डालिए और उत्तर लिख दीजिए। वह कहानी सुना रहा था, सरल वाक्य लग रहा है, सरल वाक्य लिख दिया। दूसरा, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, यदि तो, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। अब इस 2 वाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया गया है और इसलिए इसको हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी जिसमें समुच्चय बोधक लगा हो। वाक्य में जो दूसरा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो ऐसे वाक्य के लिए जो प्रश्न आता है वह बदलने के लिए आता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल 8 भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 भेद ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें विधानार्थक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, ये जो 6 प्रश्न हैं मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब विधानार्थक का अर्थ क्या है। विधानार्थक का अर्थ है कि जब कोई बात किसी के व्यक्ति के द्वारा कही जाती है, स्टेटमेंट कहा जाता है, उसको हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि नहीं या न, मत, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्नवाचक, प्रश्न वाले प्रश्न होते हैं, वाक्य होते हैं, और आज्ञावाचक में कोई ऑर्डर दिया जाएगा ऐसा वाक्य होगा। विस्मयवाचक में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक, कोई भाव व्यक्त हो रहा होगा ऐसा कोई वाक्य होगा। और संकेतवाचक में कोई इशारा होगा, कोई काम करने का कोई संकेत दिया जाएगा, जैसे कि जब तुम चलोगे तो हम भी चलेंगे, यानी एक इंडिकेशन है जिसके द्वारा, इस वाक्य के द्वारा पता चल रहा है। इच्छावाचक, जिसमें कर्ता की इच्छा, कामना या आशा या आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है। उदाहरण था, तुम अपने उद्देश्य में सफल रहो। यहाँ पर एक इच्छा है कि तुम अपने उद्देश्य में सफल रहो, ठीक है। और एक संदेहवाचक, जिसमें कि किसी कार्य को करने में जब कोई संदेह हो, डाउट हो, तो ऐसे वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। अब देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। यह एक वाक्य है जिसको हमें आज्ञार्थक वाक्य में बदलना है। अब आज्ञार्थक वाक्य का नियम क्या है कि क्रिया के साथ हमें क्या जोड़ना है? ओ जोड़ना है। क्रिया के साथ ओ जोड़ना है। तो हमने उत्तर क्या लिखा? तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखो। अब थोड़ी देर बातें हुई, निषेधार्थक वाक्य। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जहां पर मराठी विषय में जब निषेधार्थक वाक्य पढ़ाया जाता है तो वहां पर विलोम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जबकि हिंदी विषय में ऐसा नहीं है। निषेधार्थक वाक्य में सीधे सीधे नहीं या मत लगाकर वाक्य को पूरा कर देना है। जैसे थोड़ी देर बातें हुई, अब इसमें हमने क्या किया? थोड़ी देर बातें नहीं हुई। वाक्य का अर्थ बदल रहा है, बदलेगा, क्योंकि ऐसा ही हमें वाक्य बनाना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मराठी में हमको ऐसा पढ़ाया गया है और हिंदी में इस तरह से, ठीक है। अब हम व्याकरण विभाग के आखिरी टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है वाक्य शुद्ध करना। यह प्रश्न भी बोर्ड के एग्जाम में 2 अंकों के लिए पूछा जाता है और इसमें बच्चों को आसानी से प्रश्न को हल करने के तरीके मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आप बिना किसी गलती के वाक्य में जो अशुद्धियां हैं उसको शुद्ध कर वाक्य पुनः लिख सकते हैं। अब देखिए, वाक्य शुद्ध करते समय वाक्य में किस तरह की गलतियां होती है? लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम और क्रिया, इन चीजों में गलतियां होती है, दी गई होंगी, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ अनावश्यक शब्द दिए होंगे जिसको हटाना पड़ता है, ठीक है, वाक्य को शुद्ध करने के लिए। तो अगर हम ये करने में सफल होते हैं तो हमें आसानी से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इन अशुद्धियों को कैसे शुद्ध करना है। लिंग संबंधी अशुद्धियां, कॉलेज बंद हो गई, वाक्य गलत है, कॉलेज बंद हो गया, यह वाक्य होना चाहिए। तो ऐसी गलतियां होंगी जिसको हमें, वाक्य को जब हम 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो हमें आसानी से पता चलेगा कि उस वाक्य को पढ़ते समय हमें कुछ अजीब लग रहा होगा या उस वाक्य में कुछ गलती लग रही होगी, तो उसको ध्यान में रखकर उसको सही करना है। वचन संबंधी, जैसे ईश्वर के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ पर उसका उत्तर क्या आएगा? ईश्वर के अनेक नाम हैं, ठीक है। कारक संबंधी अशुद्धियां, जहां पर ने लिखना होगा वहां पर में लिखा होगा, में की जगह से लिखा होगा, तो ऐसे वाक्य को में उन अशुद्धियों को शुद्ध करना है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, अनावश्यक शब्द और पुनरुक्ति में जब वाक्य में ऐसे शब्द जुड़े हों जिसकी आवश्यकता नहीं है और कभी कभी एक ही शब्द को 2 बार दिया गया होगा, तो ऐसे वाक्यों में से इन शब्दों को हटाना ही वाक्य को शुद्ध करना कहा जाता है। उदाहरण था, परीक्षा में उत्तर लिखने का नियम क्या है कि आप जब भी इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करें तो आप उत्तर लिखते समय इस वाक्य को फिर से पूरा लिखना होगा। जैसे पहला प्रश्न है, बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, ठीक है। अब इसका जब उत्तर आप लिखेंगे तो प्रश्न को लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उत्तर लिखते समय वाक्य पूरा आएगा और साथ ही साथ जिन शब्दों में आपने परिवर्तन किया है उन शब्दों को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, यहाँ पर है, हमने उत्तर क्या लिखा? के दर्शन हुए, तो का के बदले के हुआ तो उसको अंडरलाइन करिए और हुआ का हुए। यानी हमेशा ध्यान रखिए कि हर एक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियां आपको दी जाएंगी और उसको शुद्ध करना है। इसी तरह से दूसरे वाक्य में, लड़का, पिताजी और माँ बाजार को गई, इस वाक्य में भी अशुद्धियां प्रतीत हो रही हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? लड़का, पिताजी और माँ बाजार गए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ही शब्द यहाँ पर शुद्ध किया गया है, ऐसा नहीं है, को हटाया भी गया है, यानी आपका कम से कम 2 अशुद्धियां वाक्य में होंगी। आप ये ध्यान में रखें, तो जिससे हमें कोई परीक्षा में लिखते समय ये ध्यान में रहेगा तो गलती नहीं होगी।
आखिरी प्रश्न है, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूं। तो यह वाक्य मैं और मेरे, देखिए इसको पुनरुक्ति कहते हैं। मेरे लिए ही मैंने 2 बार सर्वनाम का उपयोग किया है, तो उसको पुनरुक्ति कहते हैं। जिसको हटा के मैं अपने देश को प्रेम करता हूं, मेरे की जगह अपने और को के बदले से, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। प्रश्नों को हमने अब तक देखा। व्याकरण में कुल 14 अंक के प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों को आपको पूरे अंक प्राप्त करने के लिए परीक्षा से पहले पुनरावर्तन यानी रिवीजन करना होगा। जहां जहां नियम बताए गए उन नियमों को याद करना होगा। और जैसे हम गणित की प्रैक्टिस करते हैं, व्याकरण की भी लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। व्याकरण पढ़ने से केवल अंक नहीं आएंगे। तो अगर आपने जिन बातों पर हमने आपको बताने का प्रयास किया उस पर गौर करेंगे तो आप बोर्ड की परीक्षा में व्याकरण विभाग में 14 में से 14 अंक लाने में सफल होंगे। धन्यवाद।